अभिनंदन हो रहा है। मैं यहाँ से महिला मंडल से जो भी भाभी जी आप आ जाएं, माँ आप आ जाओ। एक प्रश्न साले साहब भी करेंगे उनके उपकार एजेंसी से निवेदन करता हूँ। हाँ महिलाओं, पूनम जी और आप उपकार पदम जी, महिला मंडल से जो भी आइएगा। आप लोग हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। करतर ध्वनि जो है हर्ष ध्वनि आती रहे तो बहुत अच्छा है। पुनः पुनः अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को जोड़ा है। आप देख रहे हैं कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा पूज्य श्री के चरणों में आकर के जो सकारात्मकता की बात जो करते हैं, जैन भले ही नहीं है पर जैनत्व को जिन्होंने अपने अंदर लाया है, मैं निवेदन कर रहा हूं। इसी अभिनंदन के साथ प्रहलाद भैया अपना प्रश्न वक्तव्य के साथ रख रहे हैं। प्रहलाद भैया। पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनि निर्वेक सागर जी, पूज्य मुनि संधान सागर जी सहित पूरे मुनि संघ के चरणों में मैं नमन करता हूं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने जल्दी मुझे संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। जब मैं पहली बार शिखर जी में संघ का समाधान में शामिल हुआ था तब मैं सोचता था कि अब 1000 किलोमीटर दूर है, बाद में कब ऐसा अवसर आएगा। लेकिन परसौरिया हो गया, आज विदिशा है। महाराज श्री, मैंने परसौरिया में आपसे कहा था, प्रश्न पूछा था कि एक तरफ नैतिक मूल्यों में और आध्यात्मिक परंपराओं में गिरावट है और वो गिरावट लगातार दिखती है, तो आपने बड़ा सुंदर उसका उत्तर दिया था कि हम साधना के लिए 2 घंटे देते हैं, सत्संग के लिए 2 घंटे देते हैं, प्रवचन के लिए 2 घंटे देते हैं, बाकी बचे हुए घंटों में जो गंदगी हमारे दिमाग और कानों में आती है तो स्वाभाविक है कि वो भी परिणाम, उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था मुझे, उसमें उन्होंने एक बात अंत में लिखी थी, जनता सदैव पुकार मचाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। जनता सदैव पुकार मचाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। वो परिणाम नहीं जानते, नएपन के प्रति जो आकर्षण है उन्हें उसका परिणाम का अंदाजा नहीं है। और इसलिए जो लोग हमारी आध्यात्मिक तपस्या के औरा में रहने वाले लोग हैं वो तो शायद नूतनता के इस प्रभाव से मुक्त रहते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या है, देश आज 60% नौजवान जवान हैं इस देश के भीतर, वो उस नूतनता की इस छद्म ऊर्जा के परिवेश में है। और ऐसी स्थिति में हम अगर इतनी बड़ी जवानी को उस अंधी गली से वापस ना ला पाए और जाने से ना रोक पाए तो ये ताकतवर देश कब उसको नुकसान होगा, इसका अंदाजा मुझे लगता है कि दिख भी रहा है। और मैं एक बात जरूर इसमें कहूँगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन हम ये कभी कहते नहीं थे कि भौतिक जिंदगी जिए, हमें मानते थे कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा का उत्तराधिकार उनके पास हो। लेकिन ये चीज मुझे, मैं परिक्रमावासी हूँ नर्मदा का, लेकिन जब मैं वहां पर भी देखता था तब मैंने इस पर लिखा था बड़े कड़वे शब्दों में कि हम व्यवस्था के उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं, तब के उत्तराधिकारी हम नहीं हैं। और इसलिए मेरा आपसे सिर्फ निवेदन इतना ही है कि हम व्यवस्था के उत्तराधिकारी की योग्यता हम में हो, लेकिन हम तब के उत्तराधिकारी बनने के क्रम में क्या करें, यही मेरा प्रश्न है। बहुत ही सामयिक और गंभीर सवाल, ऐसे 2 मिनट खड़े रह सकते हैं तो अच्छा। और ऐसे आपके जितने भी सवाल होते हैं एक मनीषी जैसे सवाल होते हैं, और मैं समझता हूँ
आज के इस दौर में पूरे देश में ऐसे सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, लोग इसकी बड़ी अपेक्षा मुझे दिखती है। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, आधुनिकता। मेरी राय में आधुनिकता बुरी नहीं, बशर्ते हम अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखें। आज के इस दौर में जो आधुनिकता की अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ में लोगों ने अपनी मौलिकता को खोना शुरू कर दिया। हम लोग पहला प्रयास ये करें कि हम अपनी मौलिकता को बचाने का जितना बन सके अभियान चलाएं। हमारी सोच मौलिक हो और हमारे जीवन शैली में वो मौलिकता प्रतिष्ठित हो। यदि ये बातें जुड़ जाती है तो आधुनिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आधुनिकता के नाम पर केवल अंधानुकरण को माना जाता है, जबकि हमारी संस्कृति मनुष्य को हमेशा अद्यतन बन करके जीने की प्रेरणा देती है। हमारी संस्कृति कहती है तुम आधुनिक बनो, काल और काल की चेतना के साथ सामंजस्य बना के चलो, लेकिन अपनी मौलिकता को बचाओगे तभी ये कर पाओगे, अन्यथा इस बहाव में बह जाओगे। विडंबना केवल यही है कि लोग बह रहे, और उसकी जो मूल वजह है वो ये है कि हम इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर रहे। आज की शिक्षा व्यवस्था, आज का वातावरण, चाहे वो घर परिवार का हो या समाज का, पहले हमें जो प्रेरणा मिलती थी सत्यम बद धर्मम चर, अब वो खो गई। आज की शिक्षा पूरी तरह पश्चिमी जीवन मूल्यों पर आधारित हो गई, जहां केवल लर्निंग और अर्निंग की बात की जाती, जबकि हमारी संस्कृति लर्निंग और अर्निंग को दूसरे नंबर पर रखती, लिविंग की बात पहले की जाती थी। जीवन के मूलभूत तत्वों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शासन और प्रशासन के स्तर पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये देश इतना समृद्ध देश है जिसमें 60% के लगभग युवा हैं, लेकिन ये युवा अगर भटक जाएंगे तो देश का बंटाधार होगा। हमें इस शक्ति का पल पल उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो कुछ अपेक्षित है वो कार्य करना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए। वर्तमान में केंद्र की सरकार ने नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया है, उनमें इन बिंदुओं को जोड़ा गया, गुरुदेव का परामर्श भी उसमें जुड़ा। राज्य की सरकार भी कुछ कर रही है, पर मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश भर की सरकारें भी इस काम को करें। पर मेरा मानना है ये सब काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं होगा, ये सब काम तभी होगा जब हर व्यक्ति के हृदय में वैसी चेतना जागे। हमें वो चेतना जगाना है, लोगों को ये समझाना है तुम आधुनिक बनो, हमें उससे कोई परहेज नहीं, पर अपनी मौलिक पहचान को कभी खंडित मत होने दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, उनका एक बेटा लंदन में एक कंपनी में जॉब कर रहा था। आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। उस बेटे को 4 साल में उस कंपनी के डायरेक्टर के पोस्ट पर बिठा दिया गया। कंपनी बहुत बड़ी थी। कंपनी के मालिक ने जो बात कही, उसकी प्रगति का जो मूल आधार था वो सबके लिए प्रेरणादायी। कंपनी के मालिक उसके कार्यशैली, उसकी विचारधारा, उसकी प्रवृत्ति, उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित था, और उसने जब उसे डायरेक्टर की पोस्ट पर बिठाया तो ये कह करके बिठाया कि मुझे
तुम्हारे अंदर भारत के दर्शन होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बिठा रहा हूँ। और दूसरे लोग जो आते हैं उन्होंने अपनी मौलिक पहचान को खोई, लेकिन तुम में जब मैं देखता हूँ तो तुम में पूरे भारत और भारतीयता के दर्शन होते हैं। वो कंपनी इंग्लैंड की, लंदन की कंपनी थी, भारतीय नहीं था, लेकिन वो उस बात का उसे बड़ा प्रभाव था कि ये आदमी उसूलों से बंधा हुआ आदमी है, और जो मनुष्य उसूलों से बंधता है वही उपलब्धियों तक पहुंचता है। हमें ये बात हर बच्चे तक पहुंचानी चाहिए। हम किसी की कॉपी क्यों बने, फोटो कॉपी क्यों बने, दूसरों का अंधानुकरण क्यों करें? अपनी मौलिक पहचान को हम रखें। हम कहीं से कम नहीं है, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो विश्व में सबसे मूल्यवान है, उसे हम समझें। दूसरी बात, व्यवस्था तो हम विरासत में सौंप रहे हैं, लेकिन अवस्था का ध्यान नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आज लोग पूरा ध्यान संपत्ति पर दे रहे हैं। हमारा ध्यान संपत्ति के साथ संस्कृति पर होना चाहिए। उस संस्कृति को प्रारंभ से अगर हमने विकसित किया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो केंद्र की व्यवस्था में एक नया रूप आएगा, शायद भारत नए अभ्युदय को प्राप्त करे और आगे बढ़ा सके। ये प्रयास करना चाहिए। कल रिजल्ट खुलना है, लेकिन ऐसे तो रिजल्ट जनता के बीच लगभग खुल ही गया है। हम लोग तो बता रहे हैं, अब तो केवल ये तय होना है कि कितना है। लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ, खासकर मोदी जी के प्रति, क्योंकि उनकी निष्ठा भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत गहरी रही है। अगर इस तरह का नेतृत्व देश को मिलेगा तो देश निश्चित प्रगतिशील बनेगा, और देश अपनी मौलिक पहचान को स्थापित कर पाएगा, और उसमें आप जैसे लोग लगेंगे तो और चार चांद लगेगा। हेलो, प्रहलाद सिंह जी पटेल जी के साले साहब भी प्रश्न अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। महाराज जी, आपके चरणों में और सभी मुनिवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपसे एक सवाल करूँगा कि इंसान के जीवन में कई बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल पाती, हमेशा उसे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये असफलता का अंत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें सफलता का अर्थ समझना चाहिए। अगर हम सफलता का अर्थ समझ लेंगे तो आपकी सवाल का उत्तर मेरे समझता मिल जाएगा। प्राय लोग सफलता किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि तक सीमित मानते हैं। ऐसा कहा जाता है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खासकर आप लोग जिस बैकग्राउंड से जुड़े हों, चूँकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मान लीजिए कोई चुनाव में सफल हो गया, जीत गया तो सफल है, हार गया तो विफल। इसे मैं नहीं मानता। क्यों? ये तो क्षेत्रीय, ऐसा एक को जीतना है, दूसरे को हारना है, तय है। जिस दिन आपने चुनाव में अपना नामांकन किया उसी दिन ये तय था कि एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। लेकिन जो जीत गया वो सफल और हार गया वो विफल, ये सोच सही नहीं। माना वो चुनाव नहीं जीत पाया तो ये मैं मान सकता हूं वो चुनाव जीतने में विफल रहा, लेकिन अपने जीवन में विफल नहीं रहा। वो अगर चाहे तो जनता का विश्वास पाकर जनता के दिल में बैठने में सफल हो सकता है। उसके लिए अवसर। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, उसकी अंतिम संभावना तक प्रयत्न करो, अपना सर्वस्व झोंक दो, पूर्ण लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करो। लेकिन उसके उपरांत भी यदि वांछित परिणाम न मिले तो प्रयत्न की दिशा में परिवर्तन करें। इस दिशा में हम सफल नहीं हो सकते तो इस दिशा में होंगे। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसने 4 बार यूपीएससी कॉन्टेस्ट किया, इंटरव्यू तक गया, सेलेक्ट नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं इतने आगे तक जाने वाला व्यक्ति अगर विफल हो जाए तो क्या होगा? कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कलेक्टर नहीं बन पाया
कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कलेक्टर बना के दिखाऊंगा। और उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया और कई लोगों को आईएएस में उत्तीर्ण करा दी। क्या ऐसे व्यक्ति को हम विफल मानेंगे? जिसमें हमें पहले से पता है, खासकर जिन क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं, वहां हमें ये मानसिकता बना के चलनी चाहिए कि हम सफल हैं या विफल, इसकी अवधारणा बदलना। मुझे प्रहलाद जी की एक बात याद आ रही है। जब ये दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, मैं अगर कह रहा हूं तो शायद सही होगा, उन दिनों मैं गोटे गांव में था और उस चुनाव में ये सफल नहीं हुए। ये मेरे पास आए रिजल्ट के दूसरे ही दिन, मैं वहीं था और इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत प्रभावित की। मैं थोड़ा सा जो इनके प्रति थोड़ा मतलब अपना स्नेह रखता हूँ, वो समझ लो उसी इमेज का परिणाम। इनने कहा, महाराज जी अब मैं स्वाध्याय करूँगा। इनका शब्द था, स्वाध्याय करूँगा, अपना अंतर्विश्लेषण करूँगा। ये चीज़ें तो लगी हुई राजनीतिक क्षेत्र में, और मैं मानता हूँ कि उनका वो स्वाध्याय है जो इस व्यक्ति को यहाँ तक आज ला करके खड़ा के यहाँ तक पहुँचा। सोच को हमेशा ऐसी ही बना के रखना चाहिए। एक जगह अगर हम असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिसल गए। हमारे पास बहुत अवसर है, हम जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। मैं एक वाक्य में आप सबसे कहूँगा, बंद दरवाजों को मत देखो। 99 द्वार बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर होने की जगह खुले द्वार पर होना चाहिए। जो द्वार खुलेगा हम उससे आगे बढ़ेंगे तो कभी विफलता खलेगी नहीं। आप लोग भी पूछेंगे? हाँ ठीक, शिशिर जी ने ठीक। अगले हाँ, प्रश्नकर्ता के रूप में प्रहलाद जी को अगर जाना है तो जा सकते हैं, और क्योंकि इनकी व्यस्तता बहुत रहती है, फिर भी जैसे निकल 15 मिनट। शिशिर जी जैन, जो जैन गुरु सेवा समिति पूरी उनकी यानी जो टीम से जुड़े हुए हैं, ऐसे शिशिर जी जैन अपना प्रश्न रखें। उसके बाद चंद्रशेखर जी जैन तैयार रहेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज जी।